अजय वर्मा जी, बौखलाहट का कारण क्या है? तेजस्वी जी पूछ रहे हैं वारिस पठान की पार्टी को आप अंदर ले लीजिए, तो ले क्यों नहीं रहे? अब आपसे तो कोई आपके दोस्त संभल ही नहीं रहे हैं। बेचारे केजरीवाल जी निकलकर बाहर चले गए हैं। AIMIM को आप ले नहीं रहे। RJD आपको सीटें इतनी कम देने वाली है कि आपकी हवा गुल है। अब इसलिए इलेक्शन कमीशन का बहाना पहले से ही, पहले EVM होता था, अब तो वोटर लिस्ट और वोट बंदी का ही आपने राग अलापना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ज्योतिषाचार्य फेल हैं। आपके इस आंकलन और गणना जो आप करती हैं, आपके पास वास्तव में कोई ऐसी दूरदृष्टि संजय की तरह कोई आंकलन है जो युद्ध का आंखों दे का हाल बता देता कि भविष्य में क्या होने वाला है। चलो, ये तो दिव्य दृष्टि है, आपके पास है या मोदी जी के पास है, तो देश ही जानता है। लेकिन केजरीवाल जी की जहां तक बात है, हम लोगों ने उनको कभी कहीं मना नहीं करा। वो ऑलरेडी शुरू से 2011 से मोदी जी की बी टीम के रूप में आए थे। उसी पैटर्न पे काम करके उनको एक मोहरा बना के छोड़ा गया था। दिल्ली में जब वो आंख दिखाने लगे तो मोदी जी ने लगाम को ऐसे करके वापस खींच लिया कि या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो वो तकरार खत्म हो गई। वो अपने घर जहाँ थे वहीं और उसी काम को वहाँ करेंगे बिहार में। अब रहा सवाल हमारा गठबंधन का राजद से बिहार में, तो वो हमारा था, है और रहेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना छोटे भाई की भूमिका में ना बड़े भाई की भूमिका में। हाईकमान के नेता हमारे राहुल जी हैं, हमारे तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, खड़गे जी हैं। अच्छा, याद आ गया खड़गे जी का नाम। खड़गे जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खड़गे जी खुद कहते हैं चैनल पे अगर हो न भारत में और आपका नाम न आए तो ऐसा कैसा संभव है? नहीं, संभव है, ऐसा संभव है। आप तो कह रहे दिव्य दृष्टि, इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। ये खड़गे जी जब बाकियों को हाईकमान कहते हैं तो आपको खड़गे जी का 5वें नंबर पर याद आ गया। मैं तो बधाई देना चाहता हूं। हाईकमान का मतलब होता है कि हाईकमान का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर की हाईकमान। 5-6 लोग मिलकर हाईकमान बनते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट से ऊपर की नहीं, उस समय मिले हुए खड़गे जी वो अपने आप ही हाईकमान है। नहीं, उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं नहीं, हाईकमान फैसला लेगा। मान्यता ये है कि कांग्रेस पार्टी में सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। मोदी जी की तरह वन मैन शो नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमें ना कोई ऐतराज था वारिस भाई की पार्टी आए और लगाए, जो गठबंधन निर्णय लेंगे हमारे नेता बिहार के उस पर, उस चुनाव को लड़ा जाएगा। लेकिन सरकार की नीति और नीयत जो खराब है, पूरे देश को पता है कि उन्होंने बिहार से पहले महाराष्ट्र में और हरियाणा में क्या किया था। उसी पैटर्न पे उस 25 दिन में उनके पास एक जादुई चिराग है जो अपने परम मित्र के साथ, वो आजकल 5 छोटी कंट्रियों आज जहां का आप दिखा रही थी, थोड़े दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि कहां कौन कौन सी डीलें हुई हैं और किसमें किस कंपनी को कितनी मिली हैं। हर कंट्री का इतिहास लिखा हुआ है पहले से, लिखित प्रायोजित कार्यक्रम में। सरकार का जाना तो बहाना है। दिव्य दृष्टि तो मुझे आपकी नजर आ रही है, क्योंकि यहां से बैठकर आपको ट्रिनिडाड में क्या डील हो रही है सब पता चल रहा है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे पूछूं, अब इनका आपका पूरा कभी नहीं होगा। नहीं, पूरा कभी नहीं मेरा फाइनल ये है। 60 साल आपने राज कर लिया, फिर आपका पूरा नहीं हुआ। अभी बड़े सवाल है, आऊंगी आपके पास। महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना के साथ क्या करेंगे, अपनी सरकार की बी टीम कितनी है? आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम, वारिस भाई की AIMIM आपकी बी टीम, आपकी ए टीम कोई है कि नहीं? सब बी टीम से ही काम चल रहा है। नविका जी, हमारी ए टीम देश की जनता है, और एक पुरानी कहावत है जो देश की जनता कहती है, जिसने थामा राहुल गांधी का हाथ उसका हुआ राजनीतिक सर्वनाश। और ये एक्सपीरियंस है। अरविंद केजरीवाल अच्छे खासे भले थे, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर चुनाव जीत रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में अलायंस किया, ऐसी इनकी हालत हुई कि असेंबली चुनाव के अंदर भी हार गए। आरजेडी ने जब से राहुल गांधी की पार्टी के साथ अलायंस करना शुरू करा, आरजेडी का बंटा धार हो गया, 15 साल से सत्ता के अंदर नहीं आए। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही राहुल गांधी का हाथ पकड़ा, अच्छे खासे हमारे साथ में उस वक्त हुआ करते थे, सत्ता के अंदर थे, ऐसी हालत हो गई कि पार्टी कहां है उनको भी नहीं पता, वो कहां है वो उनको पता है। आगे आ जाइए और बढ़ जाइए। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का हाथ छोड़ा तो जाके अभी बंगाल के अंदर बची हुई है। लेफ्ट ने राहुल गांधी का नेशनली हाथ पकड़ा तो आज स्थिति है कि नोटा को लेफ्ट से ज्यादा वोट आते हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी में एक मैजिक वॉन्ड है।
ऐसी जादू की छड़ी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है कि अगर चुनाव हारना है, जनता का समर्थन नहीं जीतना, तो राहुल गांधी के पास आ जाओ, बिहार के अंदर होना ये तय है। तो आज एआईएमएम जो कर रहा है करने दीजिए, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। पर बड़ी बात नविका जी है कि आज ये लोगों की स्थिति इतनी कमजोर है कि कल तक कहते थे मुसलमान वोट हमारा है, मुसलमान वोट हमारा है, मुसलमान वोट हरा रहा है। आज जिस एआईएमएम को बी टीम कह रहे थे, जिसका सिर्फ 1.25% वोट शेयर है बिहार के अंदर, आज उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आरजेडी वालों को कि मुसलमान वोट भी इनको मिल सकता है। इससे आपको पता है बिहार की हवा किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है उसको बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगी। रविशंकर रवि जी, बिहार के चुनाव आने से पहले ही ये जो वोटर लिस्ट पर जो इतना तमाशा हो रहा है, आपको नहीं लगता ये एक डर की गुहार देता है जनता के बीच में? क्योंकि महाराष्ट्र में, हरियाणा में दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी और अलायंस की हार हुई, तो शुरू हो गए कि ईवीएम खराब है, फिर वोटर लिस्ट खराब है। अब ये कहानी बिहार तक आ गई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कहीं कॉन्फिडेंस दिखाता है? आपका अलायंस अभी तक तैयार नहीं है। एआईएमआईएम को लेना है कि नहीं लेना है, आम आदमी पार्टी को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये तमाम अटकलें अभी चल ही रही हैं। अपने आप को स्ट्रांग बनाने की बजाय आप इतने चिंतित हैं कि भाई वोटर लिस्ट में क्या होगा। 2003 में भी तो 31 दिनों में वोटर लिस्ट तय हुआ था। इस बार ऐसा क्या है जो आपको डरा रहा है? नाविका जी, ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जिसे हम आजकल कह रहे हैं ना, अघोषित आपातकाल। जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी के समय में, तब भी इस देश में ऐसा नहीं हुआ था। ये जिसको आप, मुझे लगता है कि थोड़ा डाइल्यूट कर रही हैं कि इतने महीने में हो जाएगा या ऐसी क्या बात हो गई, ये एक बहुत गंभीर मसला है। यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये आपको साबित करना है जाके कि आपको वोटर लिस्ट में नाम आपका क्यों सम्मिलित किया जाए, जबकि ये राज्य का काम था, ये स्टेट का काम था कि अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिक को उस लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए ढंग के कागजात पे, ढंग के डॉक्यूमेंट पे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास उपलब्ध है, उसके आधार पे सम्मिलित किया जाए। ऐसा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल एक साजिश है। मैं बस एक उदाहरण आपको दे देता हूं। जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसके कुछ उदाहरण हैं। पासपोर्ट 2.4% लोगों के पास है, बर्थ सर्टिफिकेट 2.8% लोगों के पास है, गवर्नमेंट पेंशनर कार्ड 5% के पास है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 50% से कम लोगों के पास है, एससी कैटेगरी के लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट 20% के पास है, ओबीसी के 25% के पास है, रजिस्टर्ड वर्कर, पंजीकृत मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं 2.9 करोड़, और जो लोगों के पास ज्यादा हैं जिनको सम्मिलित किया जाना चाहिए था वो उस सूची में नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। आधार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसका इस्तेमाल हुआ वो नहीं है, मनरेगा नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो अब ये बताइए, जो मजदूर राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे थे वो क्या घुसपैठिए थे? यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस से जो लोग सड़कों पे गाड़ियां चला रहे हैं, घुसपैठिए गाड़ियां चला रहे हैं। मैं दूसरा लॉजिक आपसे पूछना चाहती हूं, मैं दूसरा लॉजिक पूछना चाहती हूं। आप जीवित हैं, आप इस देश के हैं, ये बताने के लिए कोई कागज तो होगा, कोई बिजली का बिल होगा, कोई राशन कार्ड होगा। भाई बीपीएल में अगर आप 5 किलो राशन ले रहे हैं तो मिलेगा। तो आप कह रहे कोई भी कागज नहीं है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कह रहे। कहें तो मैं सुनवा देती हूँ। हमने लोगों से पूछा, हमारा रिपोर्टर ने जाकर लोगों से पूछा कि उनकी क्या राय है। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। ना ये तो सही है। मान लीजिए कि फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी सब लेके लोग गलत तरीके से काम करते थे ना। ठीक है, ये तो हमेशा समझिए कि 10-20 साल पर होते रहना चाहिए। सरकार का फैसला देखा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्जी वोटर है जिनका इलेक्शन टाइम में मिसयूज भी होता है। तो ये हमारे सबसे बहुत अच्छा फैसला है कि कम से कम फर्जी लिस्ट हट जाएंगे, जेन्युइन इलेक्शन हो पाएगा। हम लोगों को तो कोई खास परेशानी है नहीं। चुनाव के पहले ये कराना उचित नहीं लगता है, इसमें साजिश की बू लगती है। सत्यापन